घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में समतल में गति हमारा एक चैप्टर चल रहा था। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं। अभी तक हमने सदिश के बारे में काफी सारा डिस्कशन कर लिया था और सदिश के अनुप्रयोग मतलब सदिश से ही हमने द्विविमीय गति के बारे में जाना था। पिछली क्लास में प्रक्षेप गति क्या होता है यह भी हमने समझा था। अब आज की क्लास में पूरी क्लास में हम धरातल से धरातल प्रक्षेपण पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये डाउट हो सकता है आप लोगों के मन में, किन्हीं बच्चों के मन में, कि सदिश हमने पूरा पढ़ा है क्या? नहीं बेटा, सदिश अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है। सदिश में अभी हमने ये इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी कि घटक कैसे लेते हैं। अब दो सदिशों का गुणनफल बचता है, एक प्रकार का सदिश गुणनफल होता है और एक प्रकार का अदिश गुणनफल होता है, जो आने वाले समय में जब हमें आवश्यकता होगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है फिजिक्स पढ़ना, ना कि मैथ्स पढ़ना। तो आने वाले समय में जब हम जैसे कार्य ऊर्जा और शक्ति नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हमें अदिश गुणनफल की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय वह पढ़ेंगे। और फिर ऐसे ही आगे जब हम घूर्णी गति पढ़ेंगे तब हम सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। तो उसी में मैं सारी बातें उसकी भी कवर करूंगा। तो अभी हम फिजिक्स में वापस लौट चुके हैं। समतल में गति है ना, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने सदिश के बारे में जाना, अब प्रक्षेप गति के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण के बारे में, और उसके बाद में ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। और फिर इसमें समतल में अपेक्षित गति, जिसके अंदर हम वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न और नदी नाव संबंधित प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे बेटा। क्लियर है? चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम बिना समय खराब करे। प्रक्षेप गति, धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण, है ना। आज का मेन मुद्दा धरातल से धरातल प्रक्षेपण। चलो तो कुछ बातें मैं आपको कल बता चुका हूं, उन्हीं से हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया था सर कि अगर कल यहां पर एक गेंद को थीटा से और यू वेग से फेंका जाता है, कोण थीटा यू वेग से फेंका जाता है, तो ये जब गेंद को फेंका जाता है तो क्या होगा भैया, यह कुछ गति करती हुई, इस प्रकार से गति करती हुई आगे बढ़ेगी और यहां गिरेगी। अच्छा चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब इसमें और क्या क्या पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि एक्स और वाई में गति को तोड़ लो। क्यों? क्योंकि देखो, इसको पहले थोड़ा सा फील करते हैं आज हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान के चलो मैंने गेंद को ऐसा फेंका, तो गेंद वास्तविकता में ऐसी गति करती हुई पहुंची, लेकिन मुझे इसकी जो इस प्रकार की गति, मुझे अभी यह भी नहीं पता कि पथ कैसा होगा, है ना, ये आकार कैसा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद सर कि ये एक गोला होगा, नीचे एक वृत्त का अंश होगा, एक चाप जैसा होगा, या परवलय होगा, या पता नहीं मुझे क्या होगा ये। तो मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो इसको समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा सीधे नहीं समझ सकते। हम क्या करेंगे, इसे एक्स और वाई में तोड़ देंगे। तो अब ऐसा कुछ समझो, कुछ ऐसा समझो कि एक गेंद को मैंने एक्स दिशा में लुढ़का दिया, तो जैसे ही गेंद को लुढ़काऊंगा तो गेंद लुढ़कते 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 आगे जाएगी, पहली कहानी। उसके साथ ही साथ अगर मैंने एक गेंद को ऊपर उछाल दिया तो गेंद ऊपर जाएगी और नीचे आएगी। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, मतलब अब देखना ध्यान से, गेंद ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी, आगे भी, ऊपर भी, आगे भी, फिर यह उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाएगी इधर वाली। अरे मतलब एक गेंद को मैंने माना ना ऊपर फेंका था, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंच चुकी है। अब ये नीचे आएगी, आगे बढ़ेगी, नीचे आएगी, आगे बढ़ेगी, नीचे आएगी, आगे बढ़ेगी, नीचे आएगी, आगे बढ़ेगी। तो इस हिसाब से मैं इस द्विविमीय गति को आसान बना सकता हूं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, यह किसका मिलन है, ये किसका मेल है भैया, है ना। यहां पर अगर हमने एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है, प्लस हमने एक गेंद को यहां क्षैतिज में लुढ़का दिया है, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो यह कुछ गति बन जाएगी। क्लियर है कहानी, है ना। तो अब यहां पर हमें समझना होगा सर कि ये फेंका कितने वेग से और लुढ़काया कितने वेग से है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इसको समझने के लिए हमने क्या देखा बेटा, देखो भैया, यहां पर हमारे पास एक्स दिशा में एक सदिश होगा, एक सदिश वाई दिशा में होगा। मतलब वेग के दो घटक होंगे, एक एक्स में घटक होगा और एक वाई में घटक होगा। तो इधर वाले घटक को हम यू एक्स बोल सकते हैं और इधर वाले घटक को हम यू वाई बोल सकते हैं, है ना। मतलब मैंने इसे ऊपर की दिशा में यू वाई से फेंका है और लुढ़काया है यू एक्स से। ऊपर की दिशा में यू वाई से फेंका है और लुढ़काया है मैंने इसे यू एक्स से।
क्लियर है छोटी सी बात है ना। तो इससे हम सारी जानकारी को आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा सर और क्या इसके आगे, देखो बेटा और क्या होना है इसके आगे, यहाँ पर अब हमें इसमें यूएक्स क्या है यूवाई क्या है ये पता करेंगे, है ना। साथ ही साथ हम विस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे और त्वरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब ये कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाय दिशा की गति है और यह एक्स दिशा की गति है। ठीक है, एक वाय दिशा की गति है, एक एक्स दिशा की गति है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो अब यहां पर मैं एक्स को अलग समझूंगा और वाई को अलग समझूंगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो अब मैं वेग के बारे में चर्चा करने जाऊंगा, सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, एक्स में अलग वाई में अलग। तो अगर मैं प्रारंभ, और यह एक्स दिशा की गति है, ठीक है, एक वाई दिशा की गति है, एक एक्स दिशा की गति है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो अब यहां पर मैं एक्स को अलग समझूंगा और वाई को अलग समझूंगा। क्लियर है कहानी, है ना। तो अब मैं वेग के बारे में चर्चा करने जाऊंगा, सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, एक्स में अलग वाई में अलग। तो अगर मैं प्रारंभिक वेग की बात करूं, है ना, मुझे अभी क्या क्या ज्ञात है वो लिख रहा हूं मैं पहले। मुझे क्या क्या ज्ञात है सर, प्रारंभिक वेग है मेरे पास यूएक्स आई कैप प्लस यूवाई जे कैप। क्या है, यूएक्स आई कैप और यूवाई जे कैप, या ये एक्स दिशा का वेग बोल सकता हूं या वाई दिशा का वेग बोल सकता हूं। अच्छा, अब मुझे करने पड़ेंगे यू के घटक। घटक करना मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही सिखाया था। क्या सिखाया था बेटा कि अगर एक्स घटक प्राप्त करना है तो यू का कॉस, ये यू का थीटा, मतलब यू का जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण एक्स के साथ बन रहा है। तो मैं यूएक्स का मान लिख सकता हूं, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से y घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, एक होगा यू एक्स कॉस थीटा और एक होगा यू वाई साइन थीटा। मतलब मैंने एक्स दिशा और वाई दिशा का वेग 100% तरीके से ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से अगर मेरे को कोई पूछे कि और क्या पता है आपको, तो मैं बोलूंगा भैया मुझे त्वरण पता है ना, ये प्रारंभिक वेग पता था, प्रारंभिक वेग पता था, और क्या पता है मुझे, त्वरण। तो त्वरण जैसे मैं आपको पहले ही समझा था कल भैया, प्रक्षेप गति में त्वरण नियत होता है ना। तो यहाँ पे जो त्वरण का मान है उसको हम अलग कलर से लिख देते हैं भैया। त्वरण ए जो है बेटा वो बराबर है माइनस जी जे कैप के बराबर है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहो तो लिख लो इसके मात्रक। मैंने आपको ये समझा दिया था भैया कि चाहे ऐसी गति हो, किसी कोण पे गति हो, त्वरण जो होगा वह सदैव नीचे की तरफ ही होगा। और ये माइनस जी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी माइनस जे कैप में है। किस दिशा में, माइनस जे कैप में। मैंने आई कैप और जे कैप में चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया है। तो वैसे ही देखो यार, यहाँ पर ये कहां पर है, यहाँ पर ये माइनस जे कैप में है ना। इसमें भी त्वरण नीचे होता है, इसमें तो कोई त्वरण होगा ही नहीं, एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं है ना। यहाँ पे चाहो तो लिख लो ये ए वाई था और यही हमारा ए है, यही ए वाई है, क्योंकि एक ही दिशा में त्वरण है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ए वाई था और ए एक्स जो होगा ए वाई जो था वो माइनस जी था और ए एक्स जो था वो शून्य था। क्लियर है कहानी, ये छोटी सी बात हम समझ सकते हैं बहुत खूब तरीके से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इस पर अब हम गति के समीकरण लगाना शुरू करते हैं। क्यों गति के समीकरण लगाना शुरू कर रहा हूं मैं, क्यों गति के समीकरण लगाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यह कल ही हमने समझा था सर कि यह जो गति है यह नियत त्वरण की गति है। तो नियत त्वरण की गति में हम गति के समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम समझे सर y दिशा में त्वरण नहीं है ना, सॉरी y दिशा में त्वरण है, मतलब क्या होगा कि ये गेंद जब ऊपर जाएगी तो इसमें नीचे की तरफ त्वरण होगा, तो जाएगी ऊपर जाएगी रुकेगी और ये फिर वापस आ जाएगी। तो उसी को हम यहाँ पर समझे है ना। मैंने कल आपको ये बात एनिमेशन से भी समझाई थी एक, कि एक्स दिशा में जो वेग है वह हर क्षण एक्स दिशा का जो वेग है वो नियत होगा। और कितना होगा, u cos थीटा होगा, ये u x ही रहेगा। y दिशा का वेग कम होगा, फिर शून्य होगा, फिर नीचे की दिशा में बढ़ेगा और यह अधिकतम या पुराने मान जितना हो जाएगा uy के बराबर हो जाएगा जब ये धरातल से वापस टकराएगी। कितनी बात करोगा तुम, एक महीने तक कितनी पूरे दिन करोगा, एमबी खत्म ना हो गए,
ठीक है, चलो तो इतना तो सर हमको चमका। मतलब कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी हो रही थी कि हमेशा y दिशा का वेग का घटक बदल रहा है, x दिशा का वेग का घटक कभी नहीं बदल रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं किसी भी क्षण पर वेग की, तो वेग परिवर्तित हो रहा है? बिल्कुल सर, वेग तो परिवर्तित हो ही रहा है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने बोला कि यार ये कहीं ना कहीं देख, ऐसे मुझे अब इसका विस्थापन देखना है। जैसे ये यहां पर पहुंचा तो x में कुछ चला है, y में कुछ चला है, तो मैं शुरुआत करता हूं एक एक चीजों से। हमने सबसे पहले सोचा कि यार इसका विस्थापन देखते हैं। विस्थापन, तो x दिशा का विस्थापन अलग देखेंगे, y दिशा का विस्थापन अलग देखेंगे। तो x दिशा में क्या लिख सकते हैं? x दिशा में विस्थापन किसी भी समय t पर, ठीक है। तो x दिशा में क्या होगा? x दिशा में क्या होगा भैया? x दिशा में सर u cos थीटा है वेग। अब x दिशा में विस्थापन लिखना है तो इसे हम x से चिन्हित करेंगे, और x दिशा में त्वरण शून्य है तो मुझे लिखना चाहिए वैसे तो x बराबर ux t प्लस हाफ axt स्क्वायर, लेकिन x दिशा का त्वरण क्या है? शून्य है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ux इंटू टी, या मैं चाहूं तो इसे x लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू टी। इसी प्रकार से अगर मैं y दिशा की बात करूं, y दिशा में हम लिख सकते हैं सर y बराबर uy टी प्लस ay टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ay टी का स्क्वायर। आई बात समझ में? अरे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? बोल रहा हूं ना ए शून्य है यहाँ का, तो क्यों लिख रहा है बार बार? यहाँ का ए है हाफ छुट गया। चलो, तो यहाँ पर ए वाई का मान पता है मुझे -g, तो इसमें अब मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर? यहाँ पर मैं y बराबर लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है कहानी? y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा y दिशा में विस्थापन आएगा। तो x का विस्थापन पता चल गया, y का विस्थापन पता चल गया। ओहो, तो क्या मैं यहां पर किसी भी क्षण पर परिमाणी विस्थापन निकाल सकता हूं? बिल्कुल, मैं उसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे को r विस्थापन या r इसका स्थिति सदिश किसी भी क्षण पे प्राप्त करना है तो ये उसका x निर्देशांक है और ये उसका y निर्देशांक है ना। मतलब ये कहीं पर भी होगा, मान के चलो इस क्षण पे था x, y पर था, कोई भी बिंदु हो सकता है x, y, तो उसका ये x निर्देशांक है, ये x दिशा में है, और ये y दिशा में y निर्देशांक है। क्लियर है कहानी बेटा? तो विस्थापन को लेकर छोटी सी बात हमें चमकती है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर मुझे समय दे दो तो मैं बता दूंगा कि कहां पर कण है ना। मतलब कुल मिला के ऐसा कुछ है कि y में कितना उठा और x में कितना आगे बढ़ा। इसी प्रकार से अब मैं देखना चाहता हूं वेग किसी भी समय t पर। तो अगर किसी भी समय t पर वेग की चर्चा करें तो क्या होगा? वेग किसी भी समय t पर v होता है वेग, है ना, v होता है वेग, जिसको मैं लिख सकता हूं अंतिम वेग है ना। किसी भी समय पर वेग बोलो तो अंतिम वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। क्या हो जाएगा? vx i कैप प्लस vy j। अबे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो क्या बात बता दिया मैंने तुम्हें, x दिशा का अंतिम वेग, y दिशा का अंतिम वेग, vx और vy बोल दिया। अब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x दिशा में क्या होगा? देखो x दिशा में फिर से सर x दिशा में त्वरण शून्य है, तो मैं लिख सकता हूं सर कि x दिशा का जो प्रारंभिक अंतिम वेग जो होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। मतलब x दिशा में किसी भी क्षण पर अगर मैं वेग की बात करूं तो वहां पर x दिशा में है ना, यहां पर मैंने मान के चलो इस क्षण बात करूं तो परिमाणी वेग कुछ यहां आएगा, तो इसमें जो vx होगा और ux होगा वो बराबर होंगे। मतलब x दिशा का वेग कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। वही तो बात 4 घंटे से मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। सर 4 ही मिनट हुए, चल ठीक है, बहुत देर से हम यही बात कर रहे हैं ना 4 घंटे से, कल भी तो यही बात करी थी ना यार। अच्छा, तो vx क्या होता है? vx क्या होता है सर? vx का मान मैं लिख सकता हूं यहां से u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपको, है ना, एक बार मैं इसको डायग्राम से बना रहा हूं, फिर से वही वाला पीछे वाला यहाँ पे बना लेते, बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने आपको बोला कि यार इसको मैंने फेंका तो ये घूमते हुए यहां जा रही थी, तो यहां पर तो वेग u था, वेग की बात बोल रहा है अपन, क्या बोल रहा हूं मैं, वेग। तो अब यहां पर वेग क्या होगा, यहां पर वेग कुछ v हो गया। अब ये v वेग जो है वो कोण कुछ अल्फा बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, x से अल्फा कोण। ध्यान से सुन मेरी बात को, अल्फा कहां से आया, अब जरा अल्फा नहीं आएगा देख, अल्फा आएगा। अल्फा कहां से आया, यहां पर कोण थीटा था जिससे मैंने फेंका था। तो यार अब कॉमन सेंस की बात है ना, पहले इसको गोली मार दी, गोली मार दी, सबको गोली मार दी, है ना। अब एक बात बता सदिश, मैंने तुम्हें ये बताया ना कि अगर मान के चलो ये दो सदिश है ना, ये दो सदिश है, ये दो सदिश है, तो अगर मैं यहां पर इनका बोल रहा हूं परिमाणी सदिश इधर आएगा, ये कोण थीटा आया। अब अगर मैं ये वाला सदिश का मान है ना, ये वाले सदिश का मान नियत रख रहा हूं और ये वाला सदिश छोटा करता जा रहा हूं, छोटा करता जा रहा हूं, छोटा छोटा छोटा, तो क्या होगा, परिमाणी सदिश इधर इधर और इधर की तरफ जाते जाएगा। अरे सिखाया ना कि जिसके साथ जिसका परिमाण ज्यादा उसके साथ एंगल कम बनता है। तो अगर मैं ये छोटा करते जा रहा हूं, छोटा करते जा रहा हूं, छोटा करते जा रहा हूं, तो यहाँ पे परिमाणी सदिश इधर 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 जाते जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पर होगी ये बच्चों मेरे, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये जो परिमाणी सदिश है ये v सदिश है, लेकिन x दिशा का तो वेग वही है, लेकिन y दिशा का वेग छोटा होता जा रहा है। y दिशा का वेग क्या हो रहा है भैया, छोटा होता जा रहा है। तो यहां पर अगर मान के चल, अभी के लिए मैंने बोला कि किसी क्षण पे वेग v था, अल्फा एंगल था, तो इसे बोल सकता हूं, ये हो जाएगा सर v साइन अल्फा और ये हो जाएगा v कॉस अल्फा, v साइन अल्फा और v कॉस अल्फा। क्लियर है कहानी, है ना। ये कॉमन सेंस है, बोल सकता हूं ना, ये जैसे इसके घटक करे वैसे किसी क्षण पे घटक करे, है ना। मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे जो vx और vy है ना, तो जो vx है ये मेरा क्या है, असल में vx है और वो क्या है, vy है। तो यहां पर ये vx जो है वो v cos अल्फा है और वही u cos थीटा भी है। अरे x दिशा का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो किसी भी क्षण पे बात करूं मैं तो vx को क्या लिख सकता हूं, vx को लिख सकता हूं मैं सर v cos थीटा बराबर u cos थीटा v cos अल्फा। v cos अल्फा जो है वो u cos थीटा के बराबर होगा ही होगा। क्लियर है ये बात, है ना। तो यहाँ पर v cos अल्फा u cos थीटा के बराबर है। तो यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला जो मुझे सीधे सीधे बहुत बार काफी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भैया किसी भी क्षण पर वेग क्या होगा, किसी भी क्षण पर वेग में बोल सकता हूं u cos थीटा अपॉन में cos अल्फा, या ऐसे लिख सकता हूं u cos थीटा, है ना, 1/cos cos अल्फा जो होता है बेटा वो sec अल्फा होता है, सेक अल्फा। मतलब मैं किसी भी क्षण पर अगर मुझे वेग ज्ञात करना है तो मैं x घटक बराबर कर सकता हूं और बस ये पता चल जाए, जैसे मान के तो सवाल में बोला कि एक गेंद को 53 डिग्री पे फेंका, जब कोण 37 डिग्री हो जाएगा तब उसका वेग क्या था। लो चुटकी बजाते ही हमने बता दिया, हमने ये भी नहीं सोचा कि समय कितना लगेगा वगैरह, कुछ भी नहीं, है ना। अगर हमको बोला, है ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर लेते एक छोटा सा, गेंद को 53 डिग्री और 20 मीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। तब 37 डिग्री कोण बनने पर, ये किससे कोण है, 37 से कोण है बेटा, है ना, बनने पर इसका वेग क्या होगा भैया, इसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो देखो भैया वेग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 53 डिग्री पर फेंका,
20 मीटर पर सेकंड से, तो वेग किसी भी क्षण पर हम लिखेंगे सर, है ना, हम यही वाला सूत्र यूज करेंगे। सेक अल्फा की वैल्यूज हमको थोड़ी सी याद करने में कठिनाई है अभी भी, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा बटे में कॉस अल्फा। लो हमारा आंसर आ गया। मतलब लिख सकता हूं मैं यू 20 मीटर पर सेकंड से देखा कॉस 53 डिग्री बटा कॉस 37 डिग्री। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 20 गुणा 3 बटा 5 बटे में 4 बटा 5। 37 होता है 4 बटा 5, 53 होता है 3 बटा 5। 5 ने 5 को मार दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 5 नहीं, हाँ 5, तो यह 15 मीटर पर सेकंड। ओहो देखो भाई कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी से मैंने ये निकाल दिया कि अगर मैंने गेंद को थीटा कोण पर फेंका तो जब मैंने 53 डिग्री पर फेंका था, जब कोण 37 डिग्री में आगे बढ़ते जा रही है, 37 डिग्री कहीं ना कहीं बनेगा, तो 37 डिग्री जब कोण बनेगा तब वेग 15 मीटर पर सेकंड। चुटकी बजाते सी आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं y दिशा की चर्चा करूं, y दिशा में, तो y दिशा में क्या हो रहा है, y दिशा में क्या हो रहा है, y दिशा में सर जो vy होगा किसी भी क्षण पर वो uy प्लस ayt के बराबर होना चाहिए। अब a क्यों आ गया, क्योंकि y दिशा में त्वरण है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, y दिशा का वेग vy जो हो जाएगा सर u sin थीटा माइनस gt। क्या हो जाएगा, uy बराबर हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt के। क्लियर है छोटी सी बात। तो u sin थीटा माइनस gt के बराबर तो होगा, ये बहुत बढ़िया बात सर। तो क्या मैं इसे u sin अल्फा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसे चाहता हूं ये v sin अल्फा भी आप इसे लिख सकते हो, u sin थीटा माइनस gt के बराबर होगा। क्लियर है, चलो तो ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा। मतलब वेग के पर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है ना। अब इसका अंतिम कंक्लूजन वाला बात हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी भी क्षण पर हमें परिमाणी वेग ज्ञात करना है ना, मतलब कि एक्स और वाई का, ये परिमाणी वेग ही ज्ञात कर लिया है हमने, फिर भी एक बार एक्स और वाई के टर्म्स में हमने ये जो सूत्र पढ़ा था पहले उसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, है ना, और यहां पर ये होगा वर्गमूल यू साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर प्लस u cos थीटा का स्क्वायर। तो ये किसी भी क्षण पर हमने वेग का परिमाण ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया भैया, परिमाण ज्ञात कर लिया। आप किसी भी क्षण पर tan अल्फा, देख अभी tan अल्फा दिया था, ये कोण थीटा दिया हुआ था, अरे कौन सॉरी अल्फा दिया हुआ था ना मेरे को। अगर अल्फा ना दिया हो तो क्या कर सकता हूं, क्या कोण भी ज्ञात कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं यार, मैं कुछ भी कर सकता हूं। tan अल्फा का मान क्या होता है, tan अल्फा सर होता है वी वाई बटा वी एक्स। अरे ये सब कहां से आ रहा है इतनी जल्दी जल्दी, कैसे कर पा रहा है ये इंसान ये सब कुछ, क्योंकि इस इंसान को सदिश याद है ना। इस इंसान ने जो सब कुछ पढ़ा था उसे पता है कि यहाँ पर अगर एक सदिश है वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, तो इसका परिमाणी जो होगा वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होता है, और इसी प्रकार से जो कोण बनाएगा वो वी वाई बटा वी एक्स होता है। अरे ए वाई और ए एक्स करवाया था, आज वी है, तो मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। ये किसी भी क्षण पर कोण आ जाएगा, है ना। कोण ना दिया हुआ तो निकाल सकते हो यहां से, वेग दे दिया कोण निकालना तो उल्टा कर ले, ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, ठीक है। तो वेग को लेके हमारी सारी चर्चाएं हो गई खत्म, है ना। वेग को लेकर हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें करते हैं। देखो भैया वेग की चर्चा थी ये, और यह पूरी विस्थापन की चर्चा थी। वेग को लेके और भी इंपॉर्टेंट बात है ना। हमसे ये पूछ सकते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम वेग कितना होगा और कहां पर होगा। न्यूनतम वेग कितना होगा, तो देखो बेटा पूरे प्रक्षेप गति के दौरान वेग न्यूनतम कहां होगा ये सोचो। सर वेग न्यूनतम होगा उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम होगा। क्यों न्यूनतम है उच्चतम बिंदु पर वेग, क्योंकि भैया यहाँ पर देख हर एक क्षण पर वाय में वेग है शून्य हो गया वी वाई। यहाँ पर एच मैक्स पर या उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम
बिंदु पर v y शून्य है। तो अगर मैं v लिखूंगा या v का परिमाण लिखूंगा तो ये होता है vx i कैप प्लस vy j कैप। तो मतलब vy शून्य हो गया, तो vy शून्य होगा तो ये केवल vx बचेगा। तो वहां पर उच्चतम बिंदु पर जो वेग है वो केवल और केवल x दिशा में होता है, और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगा तो y में फिर वेग आएगा 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 और फिर और बढ़ता जाएगा। क्लियर है कहानी बेटा? तो वेग x दिशा में हमेशा एक समान होगा, तो x दिशा का जो वेग होगा वो u cos थीटा, u cos थीटा यह उच्चतम बिंदु पर वेग होगा ही होगा, और यही न्यूनतम वेग होगा। तो न्यूनतम वेग कब होता है? उच्चतम बिंदु पर, और कितना होता है? u cos थीटा, है ना। इसको लिख देते हैं हमने, ये v बराबर होगा u cos थीटा के बराबर। क्लियर है? ऐसे ही अगर हमसे पूछता ऐसे ही हमसे अगर पूछता कि अधिकतम वेग कहां होगा, अधिकतम वेग, तो अधिकतम वेग कहां होगा? सोचो, बताओ भैया, जल्दी बताओ मुझे, अधिकतम वेग कहां होगा? सर जैसे जैसे मैंने फेंका तो y का वेग कम होते जा रहा है, मतलब कि ओवरऑल वेग कम होते जा रहा है। तो अधिकतम वेग जो होगा, अधिकतम वेग जो होगा वह प्रक्षेपण बिंदु पर होगा। कहां पर होगा? प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेपण बिंदु मतलब क्या हुआ? बिंदु, है ना। क्या हुआ प्रक्षेपण बिंदु? मतलब कि जहां पर से हमने गेंद को फेंका है ना, जहां पर से इसे हमने फेंका है उसी बिंदु पर उसी बिंदु पर वेग अधिकतम होगा। और कितना होगा? प्रक्षेपण बिंदु पर होगा, और ये हमें पता है सर v बराबर होगा u, ये क्या होगा? ये u ही है एक तरीके से, तो ये ux i कैप प्लस uy j कैप, या हम इसका परिमाण लिख सकते हैं u। अरे कर मत लेना, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस u साइन थीटा प्लस u cos थीटा, है ना। u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस u cos थीटा का स्क्वायर, u ही आएगा फिर से। तो ये कितना है? प्रक्षेपण बिंदु पर होगा, और यह वेग बराबर होगा u के। आधे को समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोल दिया अभी। सोचो बेटा, घर पे बैठ कर सोचो, है ना। क्या करते हो घर पे बैठे बैठे? पढ़ ले, है ना, वरना क्या करना पता है ना। अरे ये समझ में आया, मैंने u से फेंका ना यार, तो फिर घटक लेके फिर से परिमाण ही निकालूंगा तो वो u ही आएगा ना। मैंने एक चीज एक सदिश इधर था, पहले इसको दो में तोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, तो फिर तो वही आ जाएगा ना यार जो पहले सदिश था। आई बात समझ में? वेग u था, तो ये प्रक्षेपण बिंदु पर, और जब गेंद धरातल पे फिर से टकराएगी, जब गेंद धरातल पर टकराएगी तो जब गेंद धरातल पे वापस से टकराएगी उस समय, और जब फेंका उस समय, अरे यार जब टकराएगी फिर से वेग u हो जाएगा, है ना। तो टकराएगी उसी समान वेग से टकराती है ना यार। ये अब u साइन थीटा, तो ये भी u साइन थीटा वापस से जब पहुंचेगी तो u साइन थीटा ही हो जाएगा। u साइन थीटा से फेंका, ये सब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर गेंद को मैंने u फेंका तो वापस से मेरे हाथ में उसी वेग से आती है। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए ना। देख यहाँ पर वेग जो है वह न्यूनतम है, या चाल भी बोल सकते हैं, चाल, है ना। यहाँ पर वेग न्यूनतम की जगह ऊपर ही लिख देता हूं मैं, वेग की जगह ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, चाल न्यूनतम कहाँ है? वेग या चाल या गतिज ऊर्जा, ये न्यूनतम कहाँ है? उच्चतम बिंदु पर, है ना। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। जहां पर चाल न्यूनतम वहां पर गतिज ऊर्जा भी न्यूनतम। क्लियर है बेटा? तो काफी इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हमने ये सब कुछ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। जैसे देखो बेटा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, मतलब कि अब हमने वेग के ऊपर, विस्थापन के ऊपर बहुत गहन चिंतन कर लिया है। अब हमें यह देखना है कि जब मैं गेंद को प्रक्षेपित कर रहा हूं, है ना, मान के चलो मैंने गेंद को प्रक्षेपित किया,
अरे भूकंप वाली जमीन बन रही है बार बार। अब इस गेंद को मैंने, चलो अभी भी थोड़ी सी टेढ़ी है, चल ठीक है बस, है ना। अगर इस गेंद को मैंने प्रक्षेपित किया यहां पर, तो इस गेंद को थीटा एंगल पर यू वेग से अगर हमने प्रक्षेपित किया तो क्या होगा भैया, है ना। अब सीधी है बिल्कुल, हाँ अब बहुत सीधी है। तो यहां पर अगर मैंने इसे थीटा वेग से प्रक्षेपित किया तो घूमते हुए यहां गिर रही है। तो अब हमें क्या निकालना है सर, ये यू वेग से प्रक्षेपित किया थीटा कोण पर, अब हम ये निकालना चाहते हैं कि ये गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी, इसका उड्डयन काल क्या होगा, मतलब कितनी देर हवा में थी, और साथ ही साथ यह एक्स दिशा में कितनी दूर गई या इसका परास। अब इन सब के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया कि ये वास्तविकता में एक गति नहीं है, ये दो गतियां हैं, एक एक्स दिशा की गति है और एक वाई दिशा की गति। ये यू वाई है और ये यू एक्स है। अच्छा एक बात बताओ, गेंद अधिकतम कितना ऊंचा जाएगी, इसको एक्स दिशा से कोई लेना देना है क्या? ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, गेंद अधिकतम कितना ऊपर जाएगी इसको एक्स दिशा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है भैया? अगर मैंने गेंद को सीधे फेंक दिया होता तो बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती है। अब किसी कोण पे फेंकूंगा तो वाई घटक जो है, अरे यार एक गेंद को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका, फिर 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका, तो अब मेरा जो वाई घटक है वो तो कम हो गया। देख दोनों में अंतर है कि नहीं? कौन सी गेंद ज्यादा ऊपर जाएगी बता? सर ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ऊपर जाएगी। ये तो क्या है, ये यहां पर ये आगे भी बढ़ेगी तो उस चक्कर में इसका जो वाई घटक हो जाएगा वो 10 sin 30 हो जाएगा या 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 5 मीटर पर सेकंड तो कम ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर जाकर आएगी। तो ये बात तो चमकती है ना यार तुम्हें। तो यहां पर मैं ये वही वाली बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि अधिकतम ऊंचाई को एक्स दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अधिकतम ऊंचाई को एक्स दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्स दिशा से जब कोई लेना देना नहीं है तो अधिकतम ऊंचाई, याद करो हम अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालते थे, है ना। इसलिए मैं तुम्हें बताया था कि ये चीजें रिवाइज करके आना, है ना। मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं। जो बच्चे वाकई में नीट के लिए पढ़ रहे हैं, वाकई में मेहनत कर रहे हैं, उनका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधे इसके एक शॉर्ट ट्रिक से सारे चीजें बताना चाहता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या, वो तो जो हमने पढ़ा वही सब कुछ है। हमने पढ़ा है सर कि अगर एक गेंद को देखिए किसकी है, ऑलरेडी मैंने अभी बताया तुम्हें कि ये ट्वेंग प्लस ट्वेंग। तो ये अगर मैंने इसे यू वाई से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र है वो मुझे पता है सर, एच मैक्स ये होता है u स्क्वायर बाई 2g। अरे याद कर, ये कैसे निकाला था सर? y दिशा का वेग शून्य कर दो, इस बिंदु पर वेग जो y दिशा का है वो शून्य हो जाएगा। तो गति का तीसरा समीकरण लगाया था हमने, लिखा था v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh, और y दिशा का वेग शून्य किया था और यहां से आ गया था u स्क्वायर बाय 2g। g जो होगा वो नेगेटिव में रखेंगे, ये माइनस जी रखेंगे, तो यहाँ पर h का मान आया था। अरे याद है ऐसा कुछ? बोला था मैंने पिछली क्लास में, रिवाइज करके बैठना। मत पढ़ो रे मत पढ़ो, क्या करोगे? सब ही पढ़ोगे तो सब थोड़ी ना डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं रे मुन्ना, है ना। हमें हमारे अंदर ये भी काबिलियत होनी चाहिए ना कि दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं। तो सर हम दूसरों का भला कैसे करें इस दुनिया में? दूसरों का भला करने के लिए आप खुद कम पढ़ो, अपने आप दूसरे पढ़ लेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। लो भैया दूसरों का भला कर दिया, है ना। लोग कहते हैं कि हम पुण्य कैसे करें, है ना, हम दूसरों का भला कैसे करें, हम दूसरों की मदद कैसे करें। तो कुछ मत कर, दूसरे सब कुछ कर लेंगे, उनकी अपने आप मदद हो जाएगी, है ना। क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद कर सकते हैं। तो अगर तुम स्वयं की मदद करोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारी भी मदद करेंगे और तुम्हें अपने आप ऊपर पहुंचा देंगे। ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो अब मैं इसे यू वाई लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा यू वाई? क्योंकि अब हम किस दिशा की बात कर रहे हैं? वाई दिशा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा बेटा यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये एच मैक्स जो है उसको मैं लिख सकता हूं, यू वाई कितना था मेरा, u साइन थीटा था सर।
ui कितना था, u sin थीटा था। देख मैं चाहूं तो डेरिवेशन कर दूं, लेकिन तुम कक्षा 11वीं में नहीं हो, है ना, और साथ ही साथ ये जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ये तुम्हें नीट के लिए स्पेशली पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें ये शॉर्ट में चीजें करते आनी चाहिए, सोचते बनना चाहिए कि एच मैक्स y दिशा से निकलेगा। तो ये लिख सकते हैं हम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला याद करें, मैं बोलता हूं ui का स्क्वायर अपॉन 2g याद कर ले, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुझे ऑलरेडी आता है कि y दिशा में अगर गेंद कोई व्यू वेग से फेंका है तो u स्क्वायर अपॉन में 2g एच मैक्स होता है, तो ui का स्क्वायर अपॉन में 2g एच मैक्स होगा। इसी प्रकार से अगर मुझसे पूछे कोई उड्डयन काल क्या होगा, उड्डयन काल क्या होगा, या इसे हम टीएफ टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। अब सोचो भैया कि टाइम ऑफ फ्लाइट किस दिशा से निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट किस दिशा से निकलेगा, क्या एक्स दिशा में इसे लेना देना है क्या? नहीं सर, एक्स दिशा में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने लुढ़काया तो अगर कोई घर्षण नहीं है तो अनंत समय तक चलती जाएगी। हम जो भी गति समझ रहे हैं अभी उसमें कभी घर्षण नहीं मानेंगे। तो अगर मैंने लुढ़काया तो अनंत समय तक सर चलती जाएगी। तो क्यों रुकी ये? क्योंकि वाय दिशा का वेग वापस, या वाय दिशा में धरातल पे वापस आ गई, या वाय दिशा का विस्थापन शून्य हो गया था। तो इसके लिए उड्डयन काल का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, बताओ बच्चों क्या बताया था? ये होता है सर 2u/g। जिन लोगों को समझ में आ रहा होंगे तो जिंदगी के बारे न्यारे हो गए होंगे, मौज हो गई होगी कुल मिला के। क्यों? क्योंकि उनको एक ही फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले भी याद हो गए। अब तो 2u/g मैंने पढ़ा था, अब ये y दिशा से ही निकलेगा तो 2uy/g, ये याद कर ले बस। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि ये उड्डयन काल आ गया, कितनी देर गेंद हवा में रहेगी। या इसे हम चाहे तो 2u sin θ/g लिख सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है सर कि एच मैक्स और उड्डयन काल, है ना, अधिकतम हाइट और उड्डयन काल y दिशा से निकलता है। किससे निकलता है? y दिशा से। क्लियर है? छोटी सी बात, किससे निकलेगा? हमेशा y दिशा से निकलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं परास की बात करूं बेटा, परास क्या होता है कि क्षैतिज में, यहां पे लिख देते हैं हम, परास की चर्चा कर रहे हैं हम। परास होता है क्षैतिज में, ये अलग कर लेते, चलो, क्षैतिज में अधिकतम दूरी, ये क्या हो जाएगा? परास हो जाएगा। अब क्षैतिज में कितना चलेगा? तो सर क्षैतिज में दूरी मतलब एक्स दिशा में दूरी लिखना है हमें। तो सर एक्स दिशा में दूरी लिखना है तो एक्स दिशा का वेग पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। एक्स दिशा का त्वरण पता होना चाहिए, एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं इस परास को, देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे हम कैपिटल आर से चिन्हित करेंगे, इसे एच मैक्स से चिन्हित करेंगे, ठीक है। तो परास जो होगा उसे हम कैपिटल आर से चिन्हित कर रहे हैं, और कैपिटल आर जो होगा वो होगा एक्स दिशा से निकलेगा, तो ये हो जाएगा यूएक्स इनटू टाइम। तो देख वास्तविकता में परास क्या है? ये एक्स दिशा का विस्थापन है। एक्स दिशा के विस्थापन का सूत्र क्या था? सर एक्स दिशा के विस्थापन का सूत्र था, अच्छा सर परास एक्स से क्यों निकल रहा है, वाई से क्यों नहीं निकल रहा है? बिल्कुल ही घास फूस भर रखी है फिर तो। एक्स दिशा में गेंद चल रही तभी तो परास आएगा। पहले इससे पहले परास की चर्चा करी थी क्या आज तक? नहीं, क्योंकि एक्स में चल ही नहीं थी। अब एक्स में चल रही है इसलिए एक्स दिशा की बात हुई है, तभी तो परास आया। तो एक्स दिशा की विस्थापन की बात चल रही है, तो यूएक्स इंटू टी होता था, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये परास का फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक्स दिशा में अगर मान के चलो वो यहां पर पहुंचा, तो सर एक्स दिशा में ये टाइम यूएक्स इंटू टी लिख रहे थे, वो यहां पर पहुंचा कहने का मतलब ये है कि उसे कितना समय लगा यहां तक पहुंचने में। सर यहां पर से जो समय लगा वो उड्डयन काल के बराबर लगा, इसलिए यूएक्स इंटू टी लिख दिया मैंने।
क्या लिख दिया, ux इंटू टी लिख दिया। तो यहां पर जो रेंज का या परास का फॉर्मूला या सूत्र बनेगा वो बनेगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र बना 2uy बटा जी, तो जाएगा 2uy बटा जी। या हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं 2ux बटा जी, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। अगले पेज पे ले जाकर लिख रहा हूं मैं फिर से रेंज का जो फॉर्मूला या रेंज का जो सूत्र बना है वो बना है 2ux बटा जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले, हमने बिल्कुल आसान तरीके से, मैंने कोई ज्यादा गणित नहीं बताया आपको और कोई ज्यादा मेहनत नहीं करवाई, सीधे मैंने आपको बताया कि ये एचमैक्स बन सकता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन सकता है, ये रेंज बन सकता है। एचमैक्स बनता है यूवाई की दिशा से, तो यूवाई का स्क्वायर बटा 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2uy बटा जी, और रेंज होगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2ux बटा जी। अब यहां पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे बेसिक बात यह है कि तुम्हें रेंज का ये फील आना चाहिए कि सर ये एक्स दिशा का वेग इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, मतलब एक्स दिशा का वेग इनटू कितनी देर गेंद हवा में थी या कितनी देर चली, तभी तो ये पता है एक्स दिशा में चली। जितनी देर, अबे ये तो नहीं कोई सोच रहा है कि सर एक्स दिशा में वाई दिशा में बराबर क्यों चल रही है। अरे एक्स दिशा और वाई दिशा में समय तो बराबर ही होगा ना, जितने समय में एक्स में यहां से यहां तक पहुंची, वाई में यहां से यहां तक पहुंची, तो दोनों को मिलाया तभी तो ये हुआ। तो यहां से यहां तक पहुंचे में 10 सेकंड लगे, तो यहां से यहां तक पहुंचे में 10 सेकंड मिले, तो दोनों को मिलाया तभी तो वो यहां पर पहुंची है ना, तो समय तो बराबर ही होगा भैया। तो यहां पर वाई से समय निकाला और एक्स में उठाकर रख दिया। तो ये हमारा सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए रेंज का, कि सर ये एक्स दिशा का वेग इनटू उड्डयन काल होता है। ये हमें आगे भी बहुत काम आएगा, ये बेसिक बात है ना। लोग ऐसे याद कर लेते हैं, ये याद कर लो यू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, है ना, ऐसा रट लेते हैं। फिर आगे सोचकर समझते हो रे भैया ये इसमें कैसे करें, ये देखो इसको रटते हैं अभी हम भी, यू स्क्वायर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में जी। तो लो मैंने भी तुम्हें याद करवा दिया, यू स्क्वायर साइन, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा होता है साइन 2 थीटा का सूत्र होता है बटे में जी। तो ये रेंज आ गया है ना। ये याद करने से लाख गुना बेहतर है तुमको ये भी फील आना चाहिए कि सर ये ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या 2ux बटा जी होता है। बाकी रेंज का फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर है कहानी। चलो अब हम इसमें रेंज में और बातें करें, रेंज में भी हमको बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं आपको। बहुत बार सवाल में क्या होगा, अब इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे जो हम पढ़ रहे हैं ना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और यही आगे चलकर पूरे जान रहने वाली है धरातल से धरातल प्रक्षेपण के लिए। तो बहुत सारे सवाल हमको ऐसे आते हैं जिसमें हमें एचमैक्स दे देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेंगे, है ना, आर दे देंगे, तो इन तीनों में से कुछ एक दे देंगे, यू दे देंगे, थीटा दे देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहता है उस सवाल में, है ना। तो अगर मान के चलो यू दे दिया, थीटा दे दिया, तो एच मैक्स निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हमको यू नहीं देते और एच मैक्स और आर में सीधा संबंध पूछा जाता है, तो उसके ऊपर एक हम रिलेशन या एक संबंध बनाना चाहते हैं। हम बनाना चाहते हैं एच मैक्स और आर में संबंध। तो एच मैक्स और आर में संबंध क्या होगा भैया। सर यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख देते, अभी सर आपने सिखाया, रटा है थोड़ी ना है, चल लिख देता हूं। 2uy का स्क्वायर बटा जी और रेंज क्या था 2uy ux बटा जी, ये दोनों के सूत्र थे। मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तुम्हारी इच्छा हो तो डिवाइड कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो कि uy बटा जी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं, uy बटा जी का वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, है ना, या आप इस दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो। मुझे डिवाइड करना अच्छा लगता है तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। एच मैक्स अपॉन में आर, ये हो जाएगा uy का स्क्वायर अपॉन में 2g डिवाइडेड बाय 2uy ux अपॉन में g। अरे देखो भैया बात चमकी कि नहीं चमकी, ये मिटा कि नहीं मिटा। अब क्या हो गया भैया, जी ने जी को मार दिया भैया और ui ने ui को मार दिया, तो अब क्या बचा, ये बचा सर
एच मैक्स अपॉन में आर इक्वल्स टू यू वाई अपॉन में यू एक्स, यू वाई अपॉन में यू एक्स, और ये 2 और 2 मिलकर 4 बना देंगे। तो यू वाई अपॉन में यू एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, यू वाई अपॉन में यू एक्स को क्या लिख सकता हूं? जैसे मान के चलो यहां पर वापस जाते हैं, मैंने सोचा कि एक गेंद को यू वेग से फेंका था, मैंने यू वेग से फेंका था, इसका यू एक्स आया था, यू वाई आया था। तो यू एक्स जो होता है वो यू कॉस थीटा होता है, और यू वाई जो होता है वो यू साइन थीटा होता है। तो यू एक्स अपॉन में यू वाई क्या हो जाएगा, है ना? दोनों तरीके से सोच सकता हूं मैं, या तो मेरे को थीटा का मान ज्ञात करना हो, लो भैया यू कॉस थीटा, तो अगर मैं यू वाई अपॉन में यू एक्स करूं तो यू वाई अपॉन में यू एक्स क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन में यू कॉस थीटा, यू से यू कट गया tan थीटा हो जाएगा। या मैं ऐसा उल्टा भी सोच सकता था, है ना? सर धीरे धीरे पढ़ो, धीरे पढ़ो। अबे इसमें क्या धीरे पढ़ाऊं, दोनों यू से यू नहीं काट सकता है क्या? कभी कभार कॉपी पे पेन चला लेकर सेहत के लिए अच्छा होता है, सच्ची बोल रहा हूं, है ना? यहां पर अगर तुमने ये ऐसा नहीं सोचते तो ऐसा भी सोच सकते थे, यहाँ पे tan थीटा लिखता तो मैं क्या बोलता, यू वाई अपॉन में यू एक्स, बात बराबर ही है, यू वाई अपॉन में यू एक्स tan थीटा होता है। तो इसे मैंने tan थीटा लिख दिया, तो ये हो गया एच मैक्स अपॉन में आर बराबर tan थीटा अपॉन में 4, है ना? तो इससे हम बहुत बढ़िया तरीके से संबंध स्थापित कर पाए। अच्छा कि एच मैक्स ऐसा होगा, आर ऐसा होगा, तो ऐसा मतलब एच मैक्स पता है, आर पता है, तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा दे देंगे, आर दे देंगे, तो एच मैक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा संबंध होता है बेटा, है ना? हम इसे एक और बार थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़ा बेहतर बना देते हैं। इसे मैं लिख रहा हूं, आर tan थीटा बराबर 4h, है ना? ये ज्यादा बेहतर दिखता है मुझे। क्या किया मैंने, ये r और tan थीटा को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 और h को मल्टीप्लाई कर लिया, तो r tan थीटा बराबर 4h आ गया, है ना? इसके हमने एक ट्रिक बना रखी है, वो तुम्हें बता देता हूं याद करने के लिए। अच्छा, किसी के घर पे नाम रामू तो नहीं है ना, है ना? तो रामू नाम हो तो दूसरा यहाँ पे लिख लेना, बाकी हम तो यहाँ पे बोलते हैं रामू टी से तो चोर है। तो रामू तो चोर है से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं भैया, r tan थीटा बराबर 4h, r tan थीटा बराबर 4h, रामू तो चोर है भैया। तो रामू तो चोर है, तो r tan थीटा बराबर 4h हो जाएगा। तो इस पर हमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, है ना? हमें बोलेंगे कि अगर भैया यहां पर tan थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री रख दिया जाए, इस पे परास अधिकतम आता है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अगर मान के चलो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया, तो r और h में क्या संबंध होगा, या वो थीटा का मान बताओ जिसमें r बराबर h हो जाए, ऐसे कुछ सवाल। तो एक तो सवाल कर लेते हैं हम फटाफट, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो r और h में क्या संबंध होगा? तब r और h में संबंध, r और h में संबंध क्या होंगी? तो देखो भैया 45 डिग्री रखो, तो इसका सॉल्यूशन एक लाइन का चुटकी भर सॉल्यूशन, r बराबर tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है, tan 45, tan 45 एक होता है, तो चालू होते ही खत्म हो गया ये, तो बराबर 4h आ गया, या r बराबर 4h होगा। मतलब जो परास होगा वो अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना होगा। ऐसा सवाल एक बार पूछ लिया था, है ना? ऐसे छोटे छोटे सवाल, यदि r बराबर h है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसा जरूरी नहीं कि अगर तुम्हें रामू तो चोर है पता नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे, कर पाओगे। रामू तो चोर ही नहीं पता तो क्या करोगे, कर पाओगे क्या? कर पाएंगे सर, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किल रहेगी, है ना? उसमें लंबा सॉल्यूशन चला जाएगा, तो इसमें हम ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। तो फिर से लिख देते भैया, रामू तो चोर है, तो अगर r बराबर h हो गया तो r की जगह h लिख दूं मैं, तो h tan थीटा बराबर 4h हो गया, h ने h को मार दिया, tan थीटा बराबर आ गया 4, या मैं लिख सकता हूं थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4, ऐसा लिख सकते हैं ना यार,
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4। जिसको समझ नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, ये थीटा है बेटा, तो इसको मैं tan को उधर ले जाकर tan इनवर्स लिख सकता हूं। क्लियर है कहानी। तो ये रामू तो चोर है पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चर्चा हो गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हमने एचमैक्स में संबंध दे दिया। अब हम रेंज पर और चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप, परास पर चर्चा। परास पर चर्चा, किस प्रकार की चर्चा होगी परास पर। परास पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी ना। तो चर्चा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लिख लो परास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। चलो परास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। चलो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g होता है सर। बिल्कुल होता है यार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा बोल सकता है कि यार मैं कितने कोण पर गेंद फेंकूं, या मान के चलो मेरे पास है भैया मिसाइल, है ना, मिसाइल अफगानिस्तान में, तो उसने फेंकी, कितने कोण पर फेंके ताकि सबसे दूर जाके गिरे हो। या ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने कितने कोण पर भाला फेंका था तब उनको परास अधिकतम मिला, ये ज्ञात करना है ना। तो जब ऐसा है ना यार कि चक्कर यह है कि उन्हें फेंका तो सही, है ना, अपना पूरा जी जान लगा दिया, पूरे अधिकतम वेग से फेंका, लेकिन कितने कोण पर फेंकूं ताकि वो ऊपर ज्यादा ना जाए और आगे बहुत ज्यादा चले जाए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करना चाहते हैं आरमैक्स पर। तो आरमैक्स पर चर्चा, तो कोण का मान जिसके लिए परास अधिकतम तो परास अधिकतम हो तो क्या लिख सकते हैं सर, आर मैक्स निकालने का है अपन को। तो आर मैक्स कब होगा, है ना। देखो आर क्या मैक्स लिख दिया, हमेशा नहीं लिख रहा हूं, पहली बार लिख रहा हूं, मतलब परास अधिकतम। तो उसके लिए कोण का ही चक्कर है, वेग तो अधिकतम से फेंक ही दिया था, तो मतलब क्या हो जाए, इसके लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाए। क्यों? क्योंकि साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, साइन 100 थीटा हो, कुछ भी हो, इसका अधिकतम मान 1 ही हो सकता है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है ना। ये कैसे पता है, साइन फाई या साइन थीटा या साइन के अंदर कोई भी कोण आए का अधिकतम मान 1 होता है, 1। ठीक है, तो यहां पर साइन 2 थीटा अगर 1 हो जाए तो बात बन जाए। तो यहां पर अगर साइन 2 थीटा बराबर 1 हो गया है तो मतलब हमें पता है कि साइन 2 थीटा जो बराबर होगा वो साइन 90 के बराबर होगा, क्योंकि 1 मतलब 90 डिग्री, 1 मतलब 90 डिग्री, है ना। अब देखो भैया, ये साइन से साइन नहीं कटता है ना, मतलब ऐसा मत कर देना किसी दिन कि अच्छा साइन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री था तो एस ने एस को मार दिया, आई ने आई को मार दिया, एन ने एन को मार दिया, तो यहां पर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, मतलब थीटा बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री आ गया। ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना, मतलब आंसर हमारा सही आया है, लेकिन ये ऐसा कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? क्योंकि ये साइन है ना, देख कटती वो चीज है जो अकेली हो, है ना, जैसे 2 है 4 है, नंबर हो तो कट जाते, लेकिन ये कोई नंबर थोड़ी ना है। ये तो हमने पहले दिन से, जिस दिन में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे, उसी दिन से आभास कराया था इस बात का कि साइन अकेला कुछ नहीं है, टेन अकेला कुछ नहीं है, कॉस अकेला कुछ नहीं है, उसके साथ कोण होता है, तब जाकर उसका अस्तित्व बनता है। तो साइन 2 थीटा साइन 90, तो ये 2 थीटा बराबर 90 के बराबर होगा, क्योंकि कोण बराबर है, इसलिए साइन भी उनका बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो होगा सर जी
वो 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पर आर मैक्स होगा। तो अगर आर मैक्स होगा 45 डिग्री पर, मतलब कि मैं यहां लिख सकता हूं कि आर मैक्स का मान जो होगा, आर मैक्स का मान जो होगा वो होगा यू स्क्वायर बाई जी है। अरे यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया, तो यू स्क्वायर बटा जी आर मैक्स का मान होगा। क्लियर है कहानी बेटा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चर्चा आर पर करी हमने, पहली चर्चा थी कि आर मैक्सिमम कब होगा, तो आर मैक्सिमम होगा 45 डिग्री पर। तो नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था, नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो कितने कोण पर फेंका था, नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका था वो 45 डिग्री के कोण पर फेंकने की पूरी कोशिश करी थी। 1-8 डिग्री ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 45 डिग्री पर जब फेंकते हैं तो अधिकतम आता है ना। जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं ना कि ये अधिकतम दूर कितना मिसाइल जा सकती है, तो हमेशा 45 डिग्री पर फेंकी जाती है ताकि परास अधिकतम आए। क्लियर है बेटा, है ना। तो जब परास अधिकतम हो तो H क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्या है, अधिकतम परास की कंडीशन है, आर मैक्स की कंडीशन है। तो यहां पर ये जो आर मैक्स होता है वो 4H के बराबर होता है ना। तो जब आर मैक्स अधिकतम होता है, जब आर बराबर आर मैक्स है तो थीटा बराबर 45 डिग्री और आर मैक्स बराबर होगा 4H के, है ना। या H बराबर मतलब अधिक ऊंचाई कितनी जाती है, जब परास अधिकतम होता है तो जो H होता है वो आर मैक्स बाय 4 होता है। ये सब क्वेश्चन साथ में लेते जा रहा हूं मैं, है ना। ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है पहले। तो ये परास पर पहली चर्चा थी। अब परास पर दूसरी चर्चा करते हैं हम। परास पर दूसरी चर्चा क्या होता है बेटा, अभी हमने समझा कि सर यहां से अगर आपने एक गेंद को फेंका तो एक गेंद को यहां पर फेंका, उसका परास अधिकतम आया 45 डिग्री पे। अच्छा, अगर मैं कम पे फेंकता तो गेंद यहां गिर जाती। अगर मैं परास मैं कोण बढ़ा लेता तो बहुत ऊपर तक जाती और शायद हो सकता था ये यहीं पर ही गिर जाती। क्या ऐसा संभव है ना। हम इस बात पे अब ये इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि दो प्रक्षेप समान वेग से फेंका जाए, अलग अलग थीटा पर फेंका जाए और अलग अलग थीटा पर फेंका जाए और उनके लिए यहां पर परास समान आ जाए, है ना। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, समान परास की चर्चा। तो क्या ऐसा संभव है कि परास समान हो जाए, और है तो कब संभव है। तो मैंने बोला कि मान के चलो यार, एक जो था उसका कोण थीटा 1 मान लेते हैं और नीचे वाले का कोण थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का कोण थीटा 1 मान लेते हैं, एक का कोण थीटा 2 मान लेते हैं, तो परास समान है। अच्छा, तो इसका परास R1, अभी मुझे नहीं पता कि समान है या नहीं है, तो मैंने R1 बराबर लिखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन में जी। R2 बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन में जी, है ना। तो ये R1 R2 आ गया। अब R1 R2 अगर इक्वल है तो क्या बराबर होना चाहिए, सर ये 2 थीटा और थीटा या साइन 2 थीटा 1 और साइन 2 थीटा 2 बराबर हो जाए। तो अब वो वास्तविकता में बराबर कब होंगे दया, ये चक्कर है, ये समझना पड़ेगा। तो कैसे समझे, देखो मुझे एक बात पता है, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। क्यों, क्योंकि तुमने तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट कर लिया होगा। ये मैंने तुम्हें त्रिकोणमिति में बात बताई थी कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच चुके हो तुम। द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव ही होता है, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा, 180 कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। तो वो मान तो समान ही आता है। तो हम दया यहां से लिख सकते हैं, देखो चक्कर को समझते हैं। तो अगर मान के चलो, है ना, मैंने इसे लिखा साइन 2 इंटू, है ना, मैंने ऐसा मान लिया, क्या कर लिया, मान लिया कि 90 माइनस थीटा हो जाए। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ये होगा सर साइन 180 माइनस 2 थीटा।
तो साइन 180 माइनस 2 थीटा का मान भी साइन 2 थीटा आएगा। अरे यार जब साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा भी तो साइन 2 थीटा ही होगा। अंदर 2 थीटा को 4 थीटा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा कुछ भी करूं तो वहां से बात बन गई। मतलब क्या हो, ध्यान से सुनना आप, मतलब क्या हो कि यहां पर अगर मैंने एक कोण का मान थीटा मतलब θ1 को अगर मैं थीटा रख दूं और θ2 को 90 माइनस थीटा रख दूं, है ना। क्यों? क्योंकि देख जब यहां पर 90 माइनस थीटा रख रहा हूं, है ना, तो देखो अगर मैंने यहां पर उड़ा दो, अगर मैंने तुझे पूछा होता कि सर साइन 2 थीटा किसके बराबर है, सर साइन 2 थीटा के बराबर ही होगा। बहुत बढ़िया, है ना। मैंने सोचा ये तुम्हारे खुद से बन जाएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये साइन 2 थीटा के बराबर है साइन 90 माइनस थीटा बी, मतलब 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बी साइन थीटा, मतलब 2 तो वैसे थीटा के बराबर है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यार 2 मेरा ऑलरेडी बाहर है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि सर अगर एक कोण थीटा है, एक कोण 90 माइनस थीटा हो और एक कोण थीटा हो, इसको मैंने θ1 बोल दिया, इसको मैंने θ2 बोल दिया, तो इन दोनों के लिए मेरे पास परास समान आएगा। ठीक है, देखो मैं प्रूव कर देता हूं। यहां पे अगर मैंने एक को, है ना, फिर से प्रूव कर देता हूं, एक को अगर मैंने θ1 की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया तो ये हो जाएगा, है ना। एक काम करो, एक को θ1 θ2 उसको बोल लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन फिर भी मानवता वाली बात है कि आप उसको 1 बोल ले और इसको 2 बोल ले। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर समान ही आएगा। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया पहले वाला अपॉन में जी। दूसरा वाला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो यार यही तो बता रहा हूं मैं, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा भी साइन 2 थीटा ही होता है। इतनी देर से एक ही चीज चिल्ला के समझा रहा हूं मैं, तो जगह साइन 2 थीटा के बराबर ही होगा। मतलब R1 बराबर R2 आ गया। मतलब अगर एक कोण को 90 माइनस थीटा रखा जाए और दूसरे कोण को थीटा रखा जाए तो उस कंडीशन के लिए परास सदैव समान आता है। तो कुल मिला के कहानी ऐसी बनी कि दो पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पर परास समान होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि अगर एक कोण 30 डिग्री है और दूसरा कोण 60 डिग्री है तो इन पर परास समान होगा, है ना। परास समान बेटा, परास समान होगा। ऐसे ही मैंने अगर बोला कि एक कोण 70 डिग्री है और दूसरा कोण 20 डिग्री है तो परास समान होगा। एक कोण 80 डिग्री है और दूसरा कोण 10 डिग्री है तो परास समान होगा। अरे देखना 80 डिग्री मतलब क्या हुआ, 80 डिग्री एकदम ही सीधा फेंक दिया, यहीं गिर जाएगी। 10 डिग्री मतलब यहीं फेंक दिया, यहीं गिर गई फिर से। ठीक है, तो ये परास समान होगा। एक कोण 40 डिग्री हो और दूसरा 50 डिग्री हो तो समान परास होता है। एक कोण थीटा हो और दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो तो परास समान होता है। अच्छा सर, एक कोण 45 डिग्री प्लस थीटा हो और दूसरा कोण 45 डिग्री माइनस थीटा हो तो भी परास समान होगा। ये सवाल एम्स में पूछा गया था एक बार कि निम्न में से किन दो के लिए परास समान है ना।
45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा का अगर योग करोगे तो फिर से इनका योग करोगे तो 90 डिग्री ही आएगा। देख सबका योग कर, योग 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 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। या 45 डिग्री और दूसरा फिर से 45 डिग्री हो जाए तो उसके लिए फिर से परास समान आएगा। क्लियर है कहानी बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी आज चर्चा हमने कर ली है परास के बारे में, अधिकतम ऊंचाई के बारे में, और साथ ही साथ इसके हमने वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में और भी सारी चर्चाएं कर ली है ना। हम इसको और भी आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम आज की क्लास यहीं खत्म करना चाहेंगे। क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब अगर और आगे पढ़ा हमने तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें अभी इस पर और चर्चा बची है। परास पर चर्चा खत्म नहीं हुई है ना। तो दो पूरक कोण के लिए और क्या क्या हो सकता है ये सवाल करवाऊंगा, और अगली क्लास में भर के बहुत सारे सवाल करवाऊंगा मैं तुम्हें पूरे क्षैतिज प्रक्षेपण, धरातल से धरातल प्रक्षेपण। क्लियर है बेटा? है ना। तो जो मैं बात बोल रहा था आप उसको इस एनिमेशन से भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर जब लाल पे फेंक रहा है तो परास अधिकतम आ रहा है ना। काला वाला है 80 डिग्री, और ये तो येलो कलर के टाइप समझ सकते हो तुम, है ना, फ्लोरोसेंट कलर का आ रहा है 10 डिग्री, और 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री नीला वाला 30 डिग्री और हरा वाला 60 डिग्री पर फिर से परास समान आ रहा है। तो ये परास और ये परास रामलाल के समान आए। फिर रामलाल को पता चला कि भैया अगर सामने वाले को थकाना है ना, तो मैं गेंद ऊंची ना फेंकूं, 45 डिग्री पर फेंकने की कोशिश करूं। देखिए 0 होता है, ये 90 होता है, 45 कहीं बीच में आएगा। तो अगर मैंने गेंद को ऐसा फेंक दिया तो वो 45 डिग्री पर जाएगी और वहां पे परास अधिकतम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना। तो साथ ही साथ है ना, ये एक और छोटा सा एनिमेशन है, इससे हमने जो भी कुछ पढ़ा आज की क्लास में वो सब कुछ आप समझ सकते हो, है ना। एक बार इसको ध्यान से देख लो। ये एच मैक्स पढ़ा था, जब ui शून्य होता है तब एच मैक्स होता है, और u cos थीटा के बराबर होता है ux, और ui शून्य होता है, या सॉरी vy शून्य होता है तब हाइट अधिकतम आती है, और परास अधिकतम के लिए भी ये बातें हमने करी है बेटा। चलो, तो बहुत खूबसूरत सी बातें, बहुत खूबसूरत सा एक एनिमेशन जिससे हमने ये सारी बातें फिर से रिवाइज कर ली। चलो, तो अब क्विज के रूप में 2 सवाल दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से इनके जवाब बताओ, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, आसान से 2 सवाल। एक प्रक्षेप को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्षैतिज परास का मान क्या होगा? बराबर कोण मतलब कोण कितना होगा ये सोचो। हाँ ना, देख लड़की अंडा है महंगा, चेक कर लो, फूटे अभी, बाद में घर जाकर वापस तो होगा नहीं, देख ले, चेक कर लेगी। हाँ भैया, आसान सा सवाल है। बराबर कोण 90 डिग्री के 2 बराबर हिस्से हुए, ऐसा सोचो। चल, टाइम खराब हो गया। चल, क्या करेंगे? बोला है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण, मतलब कि ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर से, इन दोनों से बराबर कोण बने, मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री हो। अरे टोटल 90 होता, बराबर कोण मतलब 45 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री पर फेंका है। तो हमें पता है सर कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री पर फेंका जाए तो जो परास आएगा वो आर मैक्स आता है, और u स्क्वायर बाय जी होता है। क्या होता है भैया? u स्क्वायर बाय जी होता है sin 2 थीटा। क्या होता है? ऐसा भी कर सकते हो पूरा सॉल्व। तो ये हो गया 90, तो ये हो गया u स्क्वायर बाय जी। ये r होता है और यही r मैक्स होता है। अगला सवाल आपके सामने, एक कण द्वारा अर्जित अधिकतम क्षैतिज परास यदि r है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? अभी बताया था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
चलो फिर से टाइम अप हो चुका है। रामू तो चोर है, रामू तो चोर है। तो अगर अधिकतम क्षैतिज परास है मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो अभी हमने डिस्कस किया था r बराबर 4h होता है या h बराबर r बटा 4 लिख सकते हो आप। h बराबर r बटा 4 आप लिख सकते हो। क्लियर बेटा? चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट प्रक्षेप गति को लेकर। हमने समझा सर कि अगर एक गेंद को आपने थीटा कोण पर फेंका तो ये यहाँ पर u cos थीटा जो होता है या ux जो होता है वो हर एक बिंदु पर समान 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 होता है। y दिशा का वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है और y दिशा का वेग यहाँ पर शून्य हो जाएगा। फिर y दिशा में वेग बढ़ेगा 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 और बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जब ये टकराएगी तो फिर से u से ही टकराएगी और ये क्षैतिज से कोण फिर से थीटा ही हो जाएगा। साथ ही साथ हमने समझा कि यहाँ पे y दिशा का वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और x दिशा में ही वेग बचेगा u cos थीटा। यह hmax होता है या ये वह ऊंचाई होती है या वह बिंदु है जहां पर वेग न्यूनतम है। क्या है भैया? वेग न्यूनतम है। hmax का मान क्या पढ़ा था हमने? hmax का मान पढ़ा था सर uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। साथ ही साथ ये गेंद कितनी दूर जा रही है ये परास कहलाता है और ये कहलाएगा सर ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हमने समझाया था 2ux uy अपॉन में g। हम इसे चाहे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g भी लिख सकते हैं और उसे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा जिसको हमने उडन काल कहा, ये 2uy अपॉन में g या 2 साइन थीटा 2u साइन थीटा अपॉन में g होता है। इसके अलावा और क्या पढ़ा बेटा हमने? इसके अलावा हमने और भी इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ी सर। जैसे हमने देखा कि किसी भी क्षण पर अगर वेग देखा जाए तो x दिशा में हमेशा वेग बराबर होता है। तो किसी भी क्षण पर अगर मैंने वेग v बोला तो यहाँ पर कोण अगर अल्फा बन रहा है तो मैंने बोला था कि v cos अल्फा जो होगा वो u cos थीटा के बराबर होगा। x दिशा में वेग हमेशा बराबर होगा तो ये v का मान आ जाएगा u cos थीटा अपॉन में cos अल्फा। साथ ही साथ y दिशा में, ये x दिशा से लिखा था हमने, ऐसे y दिशा में किसी भी क्षण पर वेग लिखे तो ये हो जाएगा सर v sin थीटा बराबर v y और इसे ही हम लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt के। क्लियर है बेटा? और इसमें ही हमने देखा कि सर अगर मुझे परिमाणी वेग लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, वैल्यू उठा के रख के हम सॉल्व कर सकते हैं और tan थीटा का मान जो tan अल्फा का जो मान होगा वो vy अपॉन में vx होगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी सर कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो r मैक्स होता है और उसके अलावा r और h में एक और संबंध पड़ा था जो हम यहीं पर ही लिख देते हैं। क्या होता है भैया? रामू तो चोर है। और साथ ही साथ 45 डिग्री के लिए हमने क्या बात पढ़ी? 45 डिग्री के लिए पढ़ा कि r मैक्स होता है और r मैक्स का जो मान होता है सर जी वो होता है u स्क्वायर अपॉन में g। और साथ ही साथ आखिरी बात पढ़ी कि दो पूरक कोण के लिए परास समान होता है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सी चर्चा और काफी इंपॉर्टेंट सी बातें आज पूरी क्लास में हमने करी बेटा, है ना। आप चाहो तो यहाँ से अब आने वाले चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि हर एक चीज के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, तो ये सब कुछ आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। चलो बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम प्रक्षेप गति पर और भी उदाहरण देखेंगे, पूरक कोण को लेकर और भी चर्चाएं करेंगे। तो जितना पढ़ा है बेटा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।